आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें पावर है, बिट्रेयल है और काठमांडू की सड़क पर एक ब्रूटल मर्डर। And you have to pay money. And you have to तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ ऑडिट रिपोर्ट दिनुपर्छ। We are talking about जमीम शाह, नेपाल का केबल किंग जिसका अंत हुआ बुलेट्स की बौछार में। Was it an underworld hit from India या फिर कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या कुछ और? रचनामा संलग्नहरू कालो कपडा लगाएका कालो वर्णकै भएको प्रहरीले This is the story of जमीम शाह। जमीम शाह का जन्म हुआ 1963 में काठमांडू के वुटू इलाके में एक कश्मीरी परिवार में और उनके पिताजी डॉक्टर मोहिम एक सरकारी रिटायर्ड अफसर थे। जवानी में जमीम शाह पायलट बनना चाहते थे। ताइवान तक गए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। वापस नेपाल आकर जमीम शाह ने कॉलेज के साथ साथ एक छोटी सी फैशन दुकान शुरू की। 1990 के दशक तक जमीम शाह की जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। उन्होंने 22 साल की उम्र में अंजलि से शादी की और एक एम्पायर खड़ा किया जिसने नेपाल के केबल इंडस्ट्री को कंप्लीटली बदल दिया। स्पेस टाइम नेटवर्क के साथ उन्होंने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा केबल नेटवर्क नेपाल में बिछाए। नेपाली घरों तक कमर्शियल टीवी ले आए। फिर आया चैनल नेपाल, देश का पहला सैटेलाइट स्टेशन, और काठमांडू में सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन पर उनका एक तरह से मोनोपोली बन गया था। 2 न्यूज़पेपर भी शुरू किए, स्पेस टाइम और स्पेस टाइम टुडे। जमीम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक मीडिया का बादशाह था जिसे केबल किंग भी कहा जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट एनिमीज। जमीम शाह की जर्नी विदाउट कंट्रोवर्सी नहीं थी। साल 2000 में चैनल नेपाल ने एक झूठी खबर छापी कि बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने नेपाल के बारे में बुरा कहा। उन्होंने कहा, आई डोंट लाइक नेपाल एंड आई डोंट लाइक नेपालीज पीपल। रूमर हैज इट दैट ऋतिक ने अपने ऐसे ही एक इंटरव्यू में कह डाला कि ही हेट्स नेपाल। इससे देश भर में हंगामा मच गया। 4 लोगों की मौत हुई और 180 लोग जख्मी हुए और इंडियन बिजनेसेस पर हमला भी हुआ। नेपाल सरकार ने चैनल नेपाल को कुछ वक्त के लिए बैन भी कर दिया और भारत ने जमीम पर शक की नजर डाली। रूमर्स उड़ने लगे कि जमीम शाह का कनेक्शन खतरनाक लोगों से था। इंडियन अथॉरिटीज ने इल्जाम लगाया कि वो दाऊद इब्राहिम, भारत का सबसे बड़ा डॉन और पाकिस्तान की ISI का साथी था। जमीम शाह ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये सब झूठ है और उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन 2004 में भारत ने नेपाल से कहा कि जमीम शाह की फंडिंग की जांच की जाए क्योंकि इनका जो एम्पायर है वो डर्टी मनी से खड़ा हुआ। उसी साल उनके अखबार भी बंद हुए जब एक भीड़ ने उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला किया जो इराक में 12 नेपाली मजदूरों की हत्या के गुस्से से जुड़ा था। जमीम शाह का एम्पायर गिर रहा था और धमकियां बढ़ रही थी। 7 फरवरी 2010 सब कुछ खत्म हो गया। दोपहर का वक्त था। काठमांडू के लजिमपत इलाके में फ्रेंच एम्बेसी के पास एक बिजी सड़क पर जमीम शाह 47 साल के एक 5 स्टार होटल के जिम से बाहर गाड़ी में जा रहे थे। अचानक 2 मास्क्ड गनमैन एक मोटरसाइकिल पर आए। नंबर प्लेट था BA15 PA 8733। उनकी गाड़ी के पास आए, गोलियां चलाई। 3 गोलियां चलाई जमीम शाह पर, 2 सर पर, 1 छाती पर। उनके ड्राइवर मथुरा मन मलाकर की थाई में गोली लगी, लेकिन वो बच गए। जमीम को त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन शाम 3:45 पर उनकी मौत हो गई। ये हमला स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल और रूथलेस था। गवाहों ने कहा कि गनमैन घोस्ट की तरह भाग गए। जमीम को पहले भी धमकियां मिली थी और वो टेंशन में भी थे, लेकिन उनको मारना कौन चाहता था? पूरा नेपाल शॉक में था। केबल किंग अब मर चुका था और सवाल शुरू हो गए। नेपाल पुलिस ने तुरंत काम शुरू किया। शुरू में उन्हें लगा कि ये इंटरनेशनल मामला है। 18 लोग पकड़े गए जिसमें पुलिस वाले भी शामिल है। 2 अभी भी फरार है, जगदीश चंद पुराना डिप्टी सुपरिटेंडेंट और द्रिदशा पौडल एक सब इंस्पेक्टर। एक सस्पेक्टेड हिटमैन मनमीत सिंह पकड़ा गया और एक इंडियन नेशनल काठमांडू के एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। फिर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक गैंगस्टर भारत नेपाली, उसने एवेन्यूज टेलीविजन को फोन किया और कहा, हमने मारा जमीम को। जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसका यही अंजाम होगा। उसने कहा यह बदला था जमीम के एंटी इंडिया एक्टिविटीज का। बाद में पुलिस ने एक और डॉन बबलू श्रीवास्तव की तरफ इशारा किया, जिन्होंने लखनऊ जेल से ये साजिश रची
अपने आदमी प्रदीप शाही के जरिए। कहते हैं वही शूटर ने फैजान अहमद, एक लोकल इस्लामिक लीडर को मारा और यूनुस अंसारी, एक टीवी चेयरमैन को निशाना बनाया। 2015 में 5 साल भागने के बाद इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से जगदीश चंद पकड़ा गया। जुडिशियल प्रोब ने कंफर्म किया कि पुलिस के अंदर के लोग ने कातिलों की मदद की, लेकिन पूरा सच आज भी किसी को नहीं पता। कुछ शूटर्स भारत भाग गए और चंद की गिरफ्तारी के बाद कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ। तो सच क्या है? थ्योरी नंबर 1 ये है कि जमीम के दाऊद इब्राहिम और ISI के रिश्ते ने छोटा राजन की गैंग का निशाना बनाया और उसे मार दिया और एक अंडरवर्ल्ड स्कोर हुआ। थ्योरी नंबर 2 ये है कि जमीम शाह का मीडिया एम्पायर गलत लोगों के सामने आया, नेपाली मीडिया राइवल्स। और तीसरी थ्योरी उनके पर्सनल इश्यूज, या फिर उनका टूटा बिजनेस, या फिर कोई प्रीवियस पर्सनल दुश्मनी। सबूत कमजोर है और जमीम शाह की फैमिली ने एंटी इंडिया एक्टिविटीज को डिनाई किया। जमीम शाह की हत्या ने नेपाल को हिला दिया। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको कंडेम किया। जर्नलिस्ट पर बढ़ते खतरों की चिंता जताई। जमीम शाह की मौत ने नेपाल की मीडिया इंडस्ट्री में एक खाली जगह छोड़ दी और आज भी उनकी कहानी कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है और जियोपॉलिटिकल इशू है। Was he a victim of his own ambition in a web of crime and politics, or just a businessman in the wrong place at the wrong time? नेपालमा निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक स्याटेलाइट टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने श्रेय शाहलाई नै जान्छ। ये थी जमीम शाह की कहानी। आपको क्या लगता है? Let me know in the comment section below and make sure to subscribe my channel and share this video.